तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्या उसमें मिला है, भौतिक शास्त्र में, देखें ना। ये क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है? फॉर्मूला नहीं रहता है। अच्छा, अभी पहले ही फॉर्मूला एक एक करके चल रहा होगा मामला। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो बहुत सवाल हो गए हैं ना, 57-58 डिफरेंशिएशन। गुड थिंग, ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको शीट भी मिली और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन। तो पहले आप क्या देखते हैं, सॉल्यूशन की पहले पहले सॉल्यूशन की क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? क्या मैंने आपको रदरफोर्ड में ये बता दिया था कि वो रदरफोर्ड गोली वोली चला रहे थे? उन्होंने कितनी गोली चलाई थी? 3 नहीं 20,000। 3 गोली नहीं चलाई, कितनी चलाई? 20,000। उन 20,000 में से अधिकांशतः गोली कैसी चली गई? स्ट्रेट, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। कुछ उनमें स्लाइट रिफ्लेक्शन हुआ और कुछ 20,000 में से एक ऐसी थी जो वापस आ गई। तो जिसमें डेविएशन नहीं हुआ उसने क्या साबित किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। जिसमें स्लाइट डेविएशन हुआ उसने क्या साबित किया कि कुछ तो है, कुछ पॉजिटिव है। और फिर इसमें जो लार्ज डेविएशन हुआ उसने क्या साबित किया, कुछ है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लार्ज डेंसिटी है। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी संसार में सबसे ज्यादा है। क्या मैंने आपको ये R बराबर R0 जैसा कोई फॉर्मूला बताया? थोड़ी सी बात उसके बारे में कर लेते हैं फिर पढ़ें। तो अब इसके बाद इन्होंने बताया कि रेडियस, ये जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो थोड़ा सा आप लोग अभी फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसका नियम इस्तेमाल करते हुए इन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल दिया था। किसने निकाला था? और उन्होंने बताया कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर 1/3। तो इसमें 2-3 चीजें लिखी हैं, एक तो प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा एक, तो अभी सारी चीजें बताएंगे। क्या आप ये बात जानते हैं, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट R0, और फिर यहाँ लिखते हैं a की पावर 1/3। सबको अलग अलग जान लेते हैं कौन कौन क्या क्या है, फिर इससे रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहले R जो लिखा है, सिर्फ R, ये क्या है? ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद लिखा हुआ है ए फॉर एप्पल बोल रहे हैं कुछ लोग, ए फॉर एटॉमिक, या फिर हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे क्या, मास नंबर। क्या आप मास नंबर जानते हैं किसे कहा जाता है? इसे नंबर ऑफ। R0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या फिर इसका वैल्यू है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, या इसका वैल्यू है 1.33 फर्मी। 3 यूनिट में मैंने लिखा है, एक यूनिट है फर्मी, दूसरा है सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है, मीटर। इसके अलावा बताओ कोई और दिख रहा है? बराबर का चिन्ह दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है, दोनों बराबर। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कोई दो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इसका मतलब ये होता है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाए तो इसका मतलब हम समझते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर ए बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, ये जैसे इम्प्लाइज दैट का सिंबल है। तो ए बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। या इसको ऐसे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जिसका ए ज्यादा, जिसका ए ज्यादा उसमें आर भी क्या होगा, उसका आर ज्यादा। अब मुझे ये जानना है कि जिसका ए ज्यादा उसका आर ज्यादा, ये तो नियम जानना। ए क्या है? मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर। और आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या आप जानते हैं कि आपकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स, कितने टोटल? 118 एलिमेंट।
तो उसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करता हूँ। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने कहाँ तक रट लिया था, ई तक। तो मैं एक आध दो की बात करता हूँ, जैसे सोडियम, सोडियम जानते हैं, और एक किसी और की बात करते हैं जैसे ऑक्सीजन। तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है ऊपर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, and it may be equal to number of if the atom is neutral. If the atom is not neutral, it will not be equal to number of electron. तो नीचे 11 लिख दिया। 11 लिखने के बाद अगर मैं ऊपर की तरफ 23 लिख देता हूँ, 23, तो क्या आप मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन बता दोगे? 11। प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 11। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? कैसे निकाला? फिर यहाँ लिखते हैं कि ये है 8 और यहाँ पे है 16। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन भी कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन भी सौभाग्य से कितने हैं? तो इसका मास नंबर मैंने देखा और इसका देखा। अच्छा, इन दोनों में से बताओ, सोडियम और ऑक्सीजन में से एटम कौन है? दोनों भी। संसार में जो कुछ भी बना है सब, सोडियम भी किससे बना है? एटम से। ऑक्सीजन भी किससे बना है? एटम। सोडियम भी एटम है और ऑक्सीजन भी एटम। तो बताओ इन दोनों में से न्यूक्लियस किसके पास होगा? अब अगला सवाल है, किसका न्यूक्लियस बड़ा होगा? किसका न्यूक्लियस साइज में बड़ा? कैसे पता चला? क्योंकि जिसका मास नंबर ज्यादा उसके न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा। कैसे पता चली बात आपको? यहाँ लिखी देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। इसका मतलब जिसका ए ज्यादा उसका आर भी क्या? आर है क्या? रेडियस ऑफ। तो मैं पूछूंगी सोडियम और ऑक्सीजन में से किसके न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा। अब दो चीजें होती है लाइफ में, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। दोनों में क्या फर्क होता है? क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ ये बताया जाए कि कौन चाहता है। जैसे आपके और मेरे बीच में कहा जाए कि किसके पास पैसा ज्यादा, तो किसके पास ज्यादा? मेरे पास ज्यादा। मेरे पास पैसा क्या है? कम है। लेकिन एक और सवाल भी तो पूछा जा सकता है कि कितना ज्यादा। इसका जवाब से बहुत ज्यादा है। दुखी हो गए पता चले। चलो तो मैं आपको बताता हूँ कि दो लोगों को ले लेते हैं हम लोग, आपस में ऐसा नहीं करते हैं, नहीं द्वंद आ जाएगा एक दूसरे के बीच में, ध्रुव और द्वेष जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ए लेते हैं और एक बी को मान लेते हैं। ए है 100 और बी है कितना? 5। तो अब मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। सबसे पहले किसके पास पैसा ज्यादा? बी के पास। कितना ज्यादा? 5 गुना। तो किसके पास ज्यादा, ये क्वालिटेटिव आंसर है। और क्वांटिटेटिव आंसर क्या है? कितना ज्यादा। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप गिनती में बता दो कितने गुना ज्यादा, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। वैसे क्वांटिटी मतलब ही क्या है? मात्रा। तो क्वांटिटी मतलब कितने गुना ज्यादा। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वालिटेटिव आंसर बताया। क्वालिटेटिव है तो बताया कि आप दो लोगों का देख के बता सकते हो कि किसका रेडियस क्या होगा? ज्यादा। दूसरा आंसर बताते हैं, वो है क्वांटिटेटिव, यानी कितना ज्यादा। कितना ज्यादा करने के लिए जब भी, इससे पहले की किसी क्लास में ऐसा हुआ तो इससे आप लोगों को कुछ बात समझ में आ रही है? क्या समझ है? मेरे ऊपर किसी का साया है? मैं ही एक साया हूँ। रहना कुछ लड़के पैर वैर कर रहे, मेरे सीधा नहीं उड़ता। कोई बात नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। चलो तो हम लोग आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। I'll be writing it quantitative aspect। आज क्या पढ़े हो बायो में? प्रोकैरियोट यूकैरियोट किया है। सेल का बाहरी कवर पढ़ने लगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का नाम सुन लिया। हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आर बेसिकली द एंटीना फॉर रिसीविंग द सिग्नल है। यहाँ बाद में पढ़ेंगे, बाद में। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं? एंटीना होते हैं। क्या रिसीव करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं। बाहर ही बाहर लगे रहते हैं। हर सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये आपको पता है कि नहीं? आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग इस बात को ना कभी। पहला तो अब आते हैं किस पे? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है? जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी लिखी रहे, तो ये बात तो गणित की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इससे आप कहीं वैसे नोट कर सकते हैं कि यदि कहीं
इस तरीके से लिखा है, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर कहीं ऐसे लिखा है तो हम लिख सकते हैं x पहले वाला अपॉन x बाद वाला बराबर y पहले वाला अपॉन y, और दोनों सामने सामने आना चाहिए, b के सामने b, b के सामने p, इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर, अब ये तो गणित की बात, ये कब अप्लाई करोगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो रेशियो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब इसी चीज को हम अपने यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ नियम क्या कहता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर कितना 1/3, तो हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ पहला वाला अपॉन रेडियस ऑफ या दूसरा वाला जो भी है इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ पहला वाला की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ बाद वाला पावर 1/3। अगर दो गिनतियां लिखी हो बटे बटे में, ऊपर भी उतनी ही पावर हो नीचे ही उतनी ही पावर हो, तो क्या कर सकते हैं, तो उसको पूरे की पावर बनाया जा सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a ऑफ पहला वाला अपॉन a ऑफ बाद वाला की पावर 1/, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको हम जरा अप्लाई करेंगे तब जान पाएंगे, गणित का कोई भी फॉर्मूला बिना एप्लीकेशन के नहीं आता। तो मैं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, और इस सवाल को लिखने के बाद मैं किसी से कुछ पूछूंगा, तो सभी लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि सावधान रहें और सतर्क रहें। क्या सतर्क हो गए, नहीं सतर्क रहे। अब मैं इधर की तरफ आपसे कुछ पूछूंगा। मेरे पास दो लोग हैं, एक है ए, नहीं नाम देंगे, एक का नाम x, एक का नाम y, दो एटम्स, एक का नाम क्या है x और दूसरे का नाम y। अब मैं आपको इन दोनों का मास नंबर बताने जा रहा हूं। a और b दोनों का, नहीं a b नहीं, क्या नाम रखा गया है x y, दोनों का क्या बताने जा रहा हूँ, मास नंबर। इसका नाम मास नंबर है 25 और इसका मास नंबर है 27। एक का 25 है और दूसरे का क्या है 27। मेरे पास मन में सवाल है कि किसके न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा हो। हाँ, वाई, कारण बताओ, क्योंकि वाई का मास नंबर, जिसका मास नंबर ज्यादा उसके न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा। कहाँ पढ़ा, अभी पढ़ा, सामने लिखा ही है, क्योंकि दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मेरे पास अगला एक और सवाल है कि कितना ज्यादा, तो जब मुझसे पूछा जाए कितना ज्यादा, तो मुझे क्या इससे जवाब मिलेगा कि वो उधर फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इस कोने में, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ एक्स अपॉन रेडियस ऑफ वाई बराबर मास नंबर ऑफ एक्स। बताओ मास नंबर ऑफ एक्स कितना है, देखिए बताओ, लिख रहा है क्या होता है, कितना 25 नहीं लिखा, और इसका पावर क्या लिख देंगे 1/3, दोनों को अलग अलग ही कर देते हैं, सुविधाजनक रहेगा। और ऊपर क्या लिखते हैं बताओ, नीचे क्या लिखेंगे 27 का पावर 1/3। ये इतनी बात मैंने लिखी। अब देखो यहाँ पर फिर से लिखेंगे रेडियस ऑफ एक्स अपॉन रेडियस ऑफ वाई बराबर ये 25 का पावर 1/3, किसी का भी पावर 1/3 होने का मतलब उसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट जानते हो, नहीं जानते हो, तो यहाँ पर भी कोई बातें हैं लाल रंग से। अच्छा बताओ, जो चीजें लाल डब्बे में लिखी है वो कहाँ की है, बायो की नहीं है, वो कहाँ की है। तो अगर कहीं लिखा है x की पावर 1/2, तो इसका मतलब आपको समझना है अंडर रूट x। जैसे मैं आपसे कह दूं वर्गमूल निकाला जानते हो, स्क्वायर रूट 25 का बताओ, 10 का गड़बड़ हो गया, 3 पॉइंट समथिंग है ना, 16 का, 9 का, 25 का पूछ लिया क्या, 50 का, 37 का। अब आगे एक और बात सुनो, आज से इसी बात को तुरंत याद रखो। अगर कहीं लिखा हो 36 की पावर 1/2, तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब अंडर रूट, पावर 1/2 होने का मतलब, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा। ऐसे ही घनमूल निकाला जाता है, क्यूब रूट 1/3। तो अगर कहीं ये है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट निकालना। क्या निकालने जा रहे हैं, क्यूब रूट। जैसे अगर मान लो यहाँ लिखा है 25 की पावर 1/3, तो बताओ 25 लिया है क्या, मुझे माफ नहीं करोगे क्या, नहीं करोगे, चलो कर दो। क्या लेना चाहिए,
25 भी ले लो तो क्यूब रूट निकालो, जीवन बीत जाए, ये उम्र इसी क्रम में बीत जाएगी। तो हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, क्या कर देते हैं इसको 125। अब बताओ क्या हम 125 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं? कितना होगा? 5 है, 30 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, बहुत है। तो इसका मतलब 125 का क्यूब रूट कितना हो गया? 5। क्या इसका ही बता दो कितना? 3। वेरी गुड। मतलब मैं ऐसी कंफ्यूज करना था। तो यहाँ से आ गया आर एक्स बटे आर वाई बराबर, ऊपर क्या लिख जाएगा? 5, नीचे 3। इसका मतलब इस आर वाई को इधर गुणा कर दो, तो आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 आर वाई। 5/3 का वैल्यू दशमलव में बताओ। 1.66। यहाँ लिख देंगे 1.66 इंटू आर वाई। अब ये जो बातें लिखी हैं इससे आप क्या समझते हो? आर एक्स और आर वाई में कौन बड़ा है? आर एक्स के आर वाई? आर एक्स बड़ा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कितने गुना, तो 1.6 टाइम या फिर 5/3 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? अच्छा, ये बात तो हम यहाँ भी बता सकते थे कि कौन बड़ा है। किसका रेडियस ज्यादा है? एक्स का ज्यादा होगा, नहीं होगा क्या? ये 125 लिखा है, किसका रेडियस ज्यादा होगा? ये बता सकते थे। लेकिन अगर आपको बताना है कि कितने गुना ज्यादा होगा, तो अब उसका जवाब देने के लिए आपको ये क्या लिखना पड़ेगा? आर एक्स अपॉन आर वाई। अब मैं बता सकता हूँ कितने गुना ज्यादा है। बताओ कितने गुना ज्यादा? 1.66 टाइम। नहीं समझ पाए? अच्छा, तो अब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि दो लोग हैं मेरे पास, एक है एक्स, एक है वाई। यहाँ लिखा है 64 और यहाँ क्या लिख दिया है? 27 लिख देते हैं। अच्छा, आपको पता चल रहा है कि ऐसी गिनतियां मैं क्यों उपयोग कर रहा हूँ? क्यों? इनका आराम से क्या निकल रहा है? क्यूब रूट। नहीं तो क्यूब रूट ही निकालते रह जाएंगे हम लोग। तो अब बताओ, सबसे पहला 2 सवाल पूछेंगे। पहला, दोनों में से किसका न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा है? हाँ, ठीक है। अब अगला सवाल है कितने गुना ज्यादा। तो उसके लिए क्या वही सब कार्यक्रम करें? एक बार कार्यक्रम किया है, हम क्या करते हैं, थोड़ा और जुगाड़ ले लेते हैं। इसका क्यूब रूट करोगे कितना आएगा? 4। इसका 3। इसमें से बड़ा कौन है? ये। तो ये इससे 4/3 गुना बड़ा है। आप वो बटे बटे करोगे तो यही काम तो करोगे भाई। सामने सामने लिखते थे, क्यूब रूट निकालते थे, फिर गुणा ही तो करते थे। हम कह सकते हैं कि बड़ा कौन है इसमें से? 4 बड़ा है। एक्स का वाई से कौन बड़ा है? आप कह सकते हो आर वाई जो है वो बड़ा है किससे? आर एक्स से। कितने गुना? 4/3 कहाँ से आया इसमें? ये 4 है और ये क्या है? 4/3 गुना बड़ा। कौन बड़ा है? हाँ, वाई। किससे? एक्स से। कितने गुना? 4/3। अब मैं एक बात और यहाँ लिखना चाहता हूँ, ऐसे इसको हटा देते हैं। कौन सी गिनती ली जाए? 125 ले लेते हैं और इधर 216 ले लेते हैं। चलो, अब मान लो ये इस तरीके से, सबसे पहला सवाल वहीं से शुरू करेंगे। बताओ इन दोनों में से किसका मास नंबर कम है? एक समय के बाद हम क्या होता है, सवाल नहीं सुनते, हम अपने दिमाग से एक्सपेक्टेड आंसर देने लगते हैं। तो वो कभी ना करें, सतर्क रहें और सावधान रहें। तो किसका मास नंबर कम है? किसका मास नंबर ज्यादा है? किसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है? क्यों ज्यादा? की रेडियस ज्यादा। अगला सवाल है कितने गुना ज्यादा। तो इसका क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा? 5। 5 × 5 25 × 5 125। ये किसका है? 6 का। 6 × 6 36 और 36 × 6 216। ये 6 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में से आर वाई जो है वो ज्यादा है किससे? आर एक्स से। कितने गुना? 5/6 की 6/5। एक से ज्यादा गिनती होनी चाहिए तभी कुछ सेट हो पाएगा। तो 6/5। बच्चों नहीं कर पाओगे ऐसे? पक्का कर लेगा? कर ले जाओगे तो जरा बताओ। मिटाने वाला काम चला गया। तो मैं बहुत अच्छा हाथ से मिटा रहा था, वही मैं कहूँ कि बार बार तुम उधर जा नहीं रहा था। इस बार तुम लोग बता दोगे क्या बिना कुछ बताए? एकदम मैं चुप रहूं तब भी बता दूंगा? पहले सवाल तो बता देना। चलो, 3 खर्च हो गया, 4 खर्च हो गया, 5 खर्च हो गया, 6 भी खर्च हो गया।
तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। 8 का कर लेंगे। 8 64 64 बढ़िया 512। यहाँ लिखा मैंने 1 और यहाँ लिखा 125। अब बताओ कौन सा ज्यादा है? हाँ? और कितने गुना? हाँ? इसका क्यूब रूट कितना होगा बच्चों? 5 5 हो जाएगा। और इसका क्यूब रूट एक का एक ही होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1। अब बताओ कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि आर वाई ज्यादा है किससे? आर एक्स से। कितने गुना? 5/1 लिखे चाहे 5 लिख दे, बात तो एक ही होगी। 5 टाइम्स जाता है। रेडियस कितने टाइम जाता है? 5। कितने टाइम जाता है? कितने कितने? अभी भी 5 टाइम। यहाँ कितने? इसका क्यूब भी नहीं कर पा रहे। 4 16, 16/4 14। अच्छा बताओ, चलो 1 का क्यूब, 2 का, वो रह गया। चलो अब सही लग रहा है मुझे। कुछ कहोगे इसके बारे में? इधर कितना लिखे? 2, इधर 3, इधर 3, इधर आ जाएगा। अच्छा तो 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 343। सही सही बताना। 343। 7 का भी रट लेते हैं, ठीक है? लगे हाथ इसको भी बता दो। 7 का कितना हो गया? 8 का 512। 9 का नहीं नहीं 729 हो गया। अच्छा हाँ 9 है 729 हो जाएगा। और 10 का 1000 होता है। 10 तक की गिनती का याद कर सकते हैं। तो बताओ 2 का कितना होगा? 5 का, 7 का 343, 6 का, 5 का, 4 का, 9 का, 3 का बताओ। 3 का। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ, अगर तुम्हें 2 का और 3 का और 5 का आता है तो नीट खत्म। आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखें, 2, 3 और 5 का अगर आपको आता है तो आपका नीट भर का काम हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना सरल कैसे? इतना ही सरल सर कैसे? अब ऐसे तो क्या करें? नहीं सर कुछ तो आगे बढ़िए, तो और आगे बढ़ जाइए। जैसे आपको मान लीजिए 10 तक का आता हो तो वहां पे पूछ रहे हैं 2013 का बताओ। यही थोड़ी खेलना है भाई। आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपकी क्यूब करने की क्षमता भाई ये चेक करना चाहते हैं ना रेडियस का नंबर। तो वो आपको 5037 भी दे सकते, यहाँ लिख दे 5037, यहाँ 3045, और आपको दे दे 1 हफ्ते बाद करके। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अपने आप को सीमित रखें कहाँ तक? 10 तक एट मैक्स। बहुत बिल्कुल ज्यादा बनना चाहते हो तो कहाँ तक जाओ? 10 तक क्यूब याद कर लेने में कोई खराबी नहीं है। तो बताओ फिर 9 का कितना होता है? 7 का 300 343 is the answer. Now I have one more question in my heart that is popping out of the heart. All of it, and I don't know why. हिंदी इसका मतलब मेरे हृदय में एक प्रश्न बार बार उछाल मार रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसको पूछ ही लिया है। आइसोटोप से आप क्या समझते हैं? हाँ? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। और नीचे क्या लिखा जाता है? सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड सेम मास नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो आइसो इलेक्ट्रॉन। और ये चारों ताल्लुकात 2 लोगों में होते हैं। ताल्लुकात कितने लोगों में बताए जाते हैं? 2 लोगों में। मैं अपने आप को कह दूं कि मैं भाई हूँ तो ये भाषा के इतिहास से सही नहीं। भाई होने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। भाई हो तो किसके भाई? बच्चों रिश्ते कितने लोगों में होते हैं? 2 लोगों में हमेशा रिश्ते बनते हैं कि नहीं? जैसे आप कह दो कि मैं भाई हूँ तो कोई और भी तो होना चाहिए जिसके भाई हो। यही नहीं समझ पा रहे हैं, इसी को समझाएं आगे। जैसे कोई कह दे कि मैं पति हूँ तो उसके लिए बताओ क्या चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है? वाइफ की पत्नी बहुत है ना? जरूरी है कि नहीं है? बिना पत्नी के कोई पति नहीं हो सकता। और इसी तरीके से कोई अकेला एटम कभी भी आइसोटोप नहीं हो सकता। जैसे आपसे कहा जाए
बच्चे बाद में लाके पूछते हैं कि सर C4 मतलब किसी सिंगल एटम को आइसोटोप कहना संभव नहीं है। तो आप ये लेके आए कि सर N-3 क्या है, तो इसका जवाब ये है कि कुछ नहीं है, एक आयन है, ये कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, O-2, तो आप बताओ इन दोनों में क्या चीज है जो समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच ताल्लुकात क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार शब्द आपने सीखे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये इंडिविजुअल एटम के लिए है कि दो लोगों के बीच के ताल्लुकात, दो लोगों के बीच का रिलेशन है, जिसका मतलब इसके लिए मिनिमम कितने होने चाहिए, दो। अब बताओ कि रेडियस जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है, किसके न्यूक्लियस की रेडियस ज्यादा, इसका मास नंबर ज्यादा, कितनी ज्यादा उसके लिए रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा रेशियो सीधा सीधा भी पहले क्यूब करेंगे तब क्यूब रूट कर लेंगे, और क्या हमें वही गिनती दी जाएगी जिसका इजीली क्यूब रूट हो जाएगा, वो उनका काम है, वो हमें कभी भी कठिन सवाल नहीं है। अब आओ चले और इसे पढ़ के देखें। अपनी किताब में टिक कर दिया, हम लोगों ने कल रदरफोर्ड को टिक नहीं किया, इससे आगे हम लोग आज कौन सा दिन है, बुधवार है। कल एक सिंगर जो है वो कल ही ऐसा हुआ है, परसों की बात है, तो मुझे कल पता चला, मैं एक दिन लेट चल रहा हूँ, ये मुझे कल रात में पता चला, ये घटना परसों की है, लेकिन अच्छा बढ़िया था, खाना गा के और इसके बाद फिर होटल में वापस गए और नहीं, मैं मूसे वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो है वही कह रहा हूँ, कल कैसे पता चला, वो उनके ऊपर तो गोली चलाएंगे, दैट वाज असैसिनेशन ना, तो हत्या है, मृत्यु नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। ये जो जो सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी कल डेथ हुई है, और वो अपना कंसर्ट में गा के इसके बाद जैसे ही आए वैसे ही चले गए। ऐसी मृत्यु अच्छी होती है खराब, ये बहुत अच्छी मृत्यु है। हाँ, जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो आप मृत्यु के इतने फॉर्मेट्स देखेंगे, इससे होता है कई तरह के कपड़े होते हैं, ऐसे कई तरह की मृत्यु आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाली मृत्यु बहुत अच्छी मृत्यु है। मृत्यु के कई रूप होते हैं, तड़प तड़प के, शरीर में कई तरह के पाइप लगा के, कोमा में जाके, कोमा से आके, कोमा में जाके, फिर कोमा से आके अब ये तो आपके बायो वाले सर बताएंगे, है कि नहीं? वैसे वो जिंदा है, कोई एक्सेप्शन नहीं। जीवित होने का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो ये है कि पल्स नहीं, वो है मेटाबॉलिज्म, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, पहला। दूसरी बात यह है कि वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो जीवित है वो कैसा होना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिव भी होता है, इज रेस्पॉन्सिव। जो कोमा का पेशेंट होता है वो नॉन रेस्पॉन्सिव नहीं होता, उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है इसलिए, लेकिन उसके अंदर अभी भी जीवन बाकी। हम जीवन को कॉन्शियसनेस से डिफाइन नहीं करते, सारे नॉन कॉन्शियस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, नॉन। चलते हैं, तो हम लोग किसका मॉडल पढ़ने जाते हैं, पृष्ठ संख्या 12, पेज नंबर 12, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एनसीईआरटी पृष्ठ संख्या 34, हेडिंग 3.2, रदरफोर्ड्स एटॉमिक, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन। इस चित्र में आपको रदरफोर्ड नहीं दिखेंगे, लेकिन हम लोगों के चित्र में रदरफोर्ड भी, लेकिन आपको बाकी सारी चीजें दिख जाएंगी। जैसे आप देखो उधर से अल्फा पार्टिकल, कौन से पार्टिकल आ रहे हैं, और समझ रहे कौन सी घड़ी आ गई, कौन सी घड़ी आ गई,
तो उधर से कोई मुझे बताए, इधर से नहीं, कहाँ से, इधर से पूछते हैं। अल्फा पार्टिकल किन्हें कहते हैं? बैठ के एक बात, पड़ोसी। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ हाँ। तो बताएं, पड़ोसी उनके बताएं, बता दो। अल्फा कण किन्हें कहा जाता है? अल्फा पार्टिकल किन्हें कहते हैं? पिछली क्लास में थी, ठीक। तो उसमें अल्फा पार्टिकल के बारे में लिखा था, ये याद है? नहीं याद? याद है पक्का? ठीक है चलो, उससे पढ़ो अपने कॉपी से, ठीक है। अभी तुमसे पूछेंगे दोबारा, पड़ोसी बताओ, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? नहीं पता हो तो टेंशन को कहाँ ट्रांसफर कर देना चाहिए? हमें नहीं, पड़ोसी को, हमें ही ट्रांसफर कर देना। पड़ोसी बताइए जी, फिर पहली क्लास है। पड़ोसी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, पहले से आता है कि अभी पढ़ा है? पहले से आता है। उनके पड़ोसी बताएं, हीलियम में एटॉमिक नंबर बताओ उसका। एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इस बात से आप क्या समझते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होंगे, बहुत बढ़िया। पड़ोसी बताएं, हीलियम का मास नंबर बताओ बेटा। नहीं याद है? चलो, लास्ट क्लास में थी कि नहीं थी? नहीं थे। हीलियम का मास नंबर कितना? 1। आखिरी क्लास में थी? नहीं थी। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, बताओ हीलियम का मास नंबर। हाँ, 3, 0। बच्चों ये प्लीज, ये पहले बताया है ना, दोबारा ना बताना पड़े। हाँ, हीलियम का मास नंबर बताएं। 4 होता है। पड़ोसी बताएं। जैसे नहीं, वही सवाल थोड़ी पूछेंगे, मास्टर चालाक है यहाँ पे। जैसे मास नंबर 4 है तो इस बात से आप क्या समझे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों 4 होगा, दोनों जोड़ के 2 होगा, बहुत बढ़िया। दोनों जोड़ के कितना होगा? 4। क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया। अच्छा, इन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम पे कितना प्लस चार्ज बना दें कि न्यूक्लियस बन जाए? 2 प्लस बना दें। क्यों 2 प्लस बनाने से न्यूक्लियस बन जाएगा? पड़ोसी, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पड़ोसी बताएं कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 ही प्रोटॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। फर्क इस बात का है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर है। अब बताएं प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 2। फर्क क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, बताओ कौन कौन बचा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने? 2। जो बचे हैं वो लोग कहाँ बचे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? न्यूक्लियस। तो बचा ही सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस। आप खुद सोचो ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कहाँ रखा है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा है? चारों तरफ। इतना ही है उसके पास। अब इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो बचेगा क्या? न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयोनाइज्ड। कितना आयोनाइज्ड? डबली आयोनाइज्ड हीलियम, या फिर हीलियम का न्यूक्लियस। कितना चार्ज होता है? +2, मास नंबर +4। ये सब बात अल्फा के बारे में हुई थी, याद है कि नहीं? इसी की बंदूक लेके बैठे थे कौन? आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें 3 तरह के आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। पहले रिजल्ट दिख रहे हैं लाल रंग के, लाल रंग वाले जो लाल तीर, ठीक है, लाल तीर। उस लाल तीर में देखो, लाल तीर बिल्कुल सीधे चले जाए, जैसे आए वैसे ही क्या हो रहे चले जाए। उसके आगे लिखा है क्या? देखो, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। ध्यान से देखेंगे तो लाल वाले तीरों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद देखो, उसके नीचे कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा मुड़े हैं, उनके नीचे लिखा है स्लाइटली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल।
और एक पार्टिकल इन्होंने ऐसा बनाया है जिसमें आप देखो तीर ऐसे बना है, ऐसे भी गया और ऐसे भी गया। दिख रहा है क्या काला हुआ? नहीं दिख पा रहा है, सभी को दिख गया। एक तीर ऐसे भी और एक तीर ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? वो गया भी और इनको क्या बोलेंगे? स्लाइटली रिफ्लेक्ट की लार्जली। तो डिफ्लेक्ट, अब इसमें इसको इसी को भाषा में पढ़ते हैं नीचे। पहला लिखा है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। कितने अल्फा पार्टिकल? मोस्ट ऑफ द, नियरली कितने? 99.9% went straight without suffering any damage। तो 99.99%, मतलब आप समझो 20,000 गोली में से 18,000 गोली, तो इसकी बात 90% 18,000 हुआ। नहीं, 20,000 गोली चलाई तो उसमें से 90% कितना हुआ? 18,000। फिर 18,800 गोलियां तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के ही चलेगी, ऐसा लगा जैसे सामने कुछ ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कैसे गए? अनडिफ्लेक्टेड। अब फिर क्या लिखा है? A few of them got deflected through small angles। थोड़े क्या हुए? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और तीसरा क्या है? A very few alpha particle, about 1 in 20,000, बहुत कम ऐसे थे 20,000 में एक, जो did not pass through the foil। फॉइल, कौन सी फॉइल इन्होंने यूज की थी? गोल्ड फॉइल। जानते हो हम लोग रोटी के ऊपर कौन सी फॉइल रहती है? एल्यूमिनियम फॉइल। और ऐसी ही पतली अगर लेयर बना ले किसकी? गोल्ड की, तो कौन सी बन जाएगी? हम लोग रोटी गोल्ड फॉइल में क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि गोल्ड क्या है? रोटी से ज्यादा कीमती क्या हो जाएगा? Edward suffered large deflection more than 90 और इवन कम बैक। और कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्या हुए? वापस कम बैक माने क्या होते हैं? वापस आ गए इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे हैव कम, उसी दिशा में जिससे वो गए थे। यानी कितने का डिफ्लेक्शन हो गया? 180। कोई ऐसे गया ऐसे लौट आया, कितना डिफ्लेक्ट हुआ? 180 डिग्री, मतलब एक लाइन का एंगल। अब ये तो 3 घटनाएं घटी। आपसे पूछे कि रदरफोर्ड को कितनी घटनाएं मिली? 3। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 3 तरह की घटना मिलना ही थॉमसन के मॉडल को फेल कर देता है? थॉमसन याद है? थॉमसन का कौन सा मॉडल था? कोडिंग या वो खरबूज तरबूज मॉडल। अच्छा, उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म होता है, तो याद है? यूनिफॉर्म का मतलब है जो होना चाहिए था वो सबके साथ होना चाहिए, इसी को तो यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो 3 तरह के रिजल्ट आए, इसने खुद ही साबित कर दिया कि थॉमसन का मॉडल क्या हुआ? फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन। अब इन 3 घटनाओं से रदरफोर्ड ने क्या निराकरण निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला? Since most of the alpha particle went straight through the metal foil undeflected, क्योंकि अधिकतम पार्टिकल कैसे चले गए थे? अनडिफ्लेक्टेड। इट मींस, इससे साबित होता है that there must be very large empty space within the atom। इसका मतलब एटम का अधिकांशतः हिस्सा क्या है? बताओ क्यों खाली है? क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर में। और न्यूक्लियस छोटा है कि बहुत छोटा? और एटम की तुलना में कितने गुना? 1,00,000 गुना छोटा है। तो आप सोचो कि एक कमरा भरा हुआ, 1,00,000 कमरे चारों तरफ खाली है, तो आपको मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या मिलेगा? खाली। एटम में अधिकांशतः जगह क्या है? है। Since few of the alpha particle were deflected, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ थ्रू मॉडरेट एंगल। कितने एंगल से? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब जरा सा, मॉडरेट मतलब इंटरमीडिएट, बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा नहीं। इट वॉज कंक्लूडेड, इससे ये कंक्लूजन निकला कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब बीच में कोई है और वो कैसा है? पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेक्शन हुआ तो क्या मिला? धक्का। और अल्फा पार्टिकल पे खुद पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। उसको कौन धक्का दे सकता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब बीच में कोई है और वो कैसा है? पॉजिटिव। अगली बात पढ़ते हैं। Whenever alpha particle come closer to this point, जब भी अल्फा पार्टिकल इस बिंदु के नजदीक आते हैं, किस बिंदु के? पॉजिटिव वाले बिंदु के, they suffer a force of repulsion, तो उन पे क्या मिलता है? repulsion and deviate from their path, और वो अपने मार्ग से
क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। The positively charged heavy mass which occupy only a small volume, वह पॉजिटिव चार्ज वाला हैवी मास, उसे हैवी मास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मास तो पूरा का पूरा उसी के पास है। आपको पता है एटम किन तीन चीजों से मिलकर बनता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और प्रोटॉन का कितना है 0.6 इंटू 10⁻⁻20 केजी। तो ये दोनों में आप देखो कितने गुना का फर्क है, 1840। तो प्रमुख रूप से मास किसका होता है, क्या हम इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर कर देते हैं, तो पूरा का पूरा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नहीं कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियर, चक्कर कौन लगाता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्योंकि मास है ही किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो मान लो इस क्लास में दो तरह के लोग हैं, एक है जो बहुत हल्के हैं, जो क्या है बहुत हल्के, और एक टाइप के लोग हैं जो बहुत भारी है। अच्छा जो भारी है वो कितने गुना भारी है, 1850। मतलब मान लो कि हम सब लोग 1-1 किलो के छोटे छोटे लोग हैं, और कुछ इसी क्लास में ऐसे लोग हैं जो 1840 किलो के हैं। अब मान लो कि 1-1 किलो वाले 10 लोग हैं, तो बताओ कितना किलो हुआ, 10 किलो। और 1840 किलो वाले भी मान लो 10 लोग हैं, तो कितना हो गया वो, 1 लाख नहीं हो गया, 18,000 हो। 1840 वाले कितने 10 लोग, तो कितना हुआ 18,000। तो मान लो कि मैंने कहा कि वो 10 लोग उस कमरे में और हम 10 लोग किस कमरे में, इस कमरे में। क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारा का सारा मास उस कमरे में बैठा है, क्योंकि क्या हमारी कोई औकात है, हम 10 मिलकर कितने किलो के हैं 10, और वो लोग 10 मिलकर 18,000। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारा मास वहीं पर रखा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन भारी है, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के दो लोग, कौन से दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन है जिसे इग्नोर कर सकते हैं, अच्छा प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस कमरे में रहते हैं, न्यूक्लियर। तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारा का सारा मास कहाँ है, इसीलिए हम कहते हैं हैवी मास। न्यूक्लियर के बाद क्या होता है, हैवी मास। और चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि दो लोग हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा था पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, तो उसमें कुछ है नहीं, और इसमें पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या रहेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास विच ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाई माने घेरता है, ओनली ए स्मॉल वॉल्यूम इन द एटम। बहुत छोटा वॉल्यूम क्यों कह रहे घेर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम बहुत कितने गुना बड़ा है, 1840। हर सवाल का जवाब नहीं, एटम कितने गुना बड़ा है बच्चों, 1840 कितना जवाब था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास। प्रोटॉन कितना भारी है 1840, एटम कितना बड़ा है 1,00,000। हर बात पे जवाब 1840, कि हर बात पे 1840 मैं प्रूव कर सकता हूँ। बताओ देश कब आजाद हुआ, कोई बेचारे उसमें कहेगा 1840, कब आजाद हुआ 1940, 1947 में आजाद हुआ। हमें तो राइमिंग कर रहे हो 1840 तो 1940। और हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ 1950, कब किस दिन 20 जनवरी 1900। अच्छा तो दोनों का मतलब ठीक है, अच्छा है। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। कितने वर्ष तक रहे वो प्रधानमंत्री, ये मामला जो उनके बाद कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा वेरी गुड, चलो तो अच्छी बात है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था, जय जवान, बहुत अच्छी बात। तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की नेहरू जी, कोई नहीं है, हमें क्या लेना देना, हमें तो मोदी जी पसंद है। क्यों, मोदी भी नहीं पसंद, राहुल गांधी
वो भी नहीं पूछेगा। तो प्रधानमंत्री मतलब खुद ही बनना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A very few of the alpha particles suffered a strong deflection. बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, और हम तो गिनती बता सकते हैं 20,000 में एक, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन सफर किया। तो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए। एंड ऑन इवन रिटर्न ऑन देयर पाथ, और कुछ तो जिस रास्ते गए उसी उल्टे मुंह वापस आ गए, रिटर्न ऑन देयर पाथ, इंडिकेटिंग, जिसने इंडिकेट किया दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड, इसने साबित किया कि न्यूक्लियस कैसा है, खड़ा है। एंड अल्फा पार्टिकल रिकॉइल, अल्फा पार्टिकल क्या हो गया है, रिकॉइल। रिकॉइल मतलब होता है यूं जाना, टकरा के वापस। रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास। अब एक रिलेशनशिप दिया है, उस रिलेशनशिप को अभी छोड़ देते हैं, जो आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं। अगला बढ़ते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आ जाओ। वो जो रिलेशनशिप वाला पॉइंट है उसको छोड़ दो, एप्लीकेशन मिल गया। एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहला एप्लीकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग कौन सी चीज की करी गई थी, अल्फा पार्टिकल। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, मॉडल। किसका मॉडल, एटम का, जिसे हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जानते हैं। बताओ इसका नाम न्यूक्लियर मॉडल क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने ही परिकल्पना बनाई किसकी, न्यूक्लियर। इससे पहले हम एटम को कैसा समझ रहे थे, तरबूज की तरह। तरबूज तरबूज की खरबूज, इससे पहले हमारी नजर में एटम कैसा था, तरबूज जैसा। इन्होंने बताया तरबूज नहीं है, इन्होंने बताया कि सारा का सारा मास कहाँ रखा है, बीच में, और बाकी बाहर कोई ऐसे चक्कर लगा। अब वो अच्छा, तरबूज और बीच में मास रखे में फर्क क्या होगा, तरबूज में सारा मास यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूट, बच्चों तरबूज का सारा मास कहाँ बीच में रखा है, तो यूनिफॉर्म होता है तरबूज। तो उन्होंने पहले कहा था यूनिफॉर्म है, लेकिन अब क्या कहा गया, यूनिफॉर्म है कि पूरा मास बीच में, और बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच वाली जगह का हमने नाम क्या रखा, और इस मॉडल का नाम क्या है, न्यूक्लियर एटॉमिक। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के पास क्या होता है, एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, जहां पर क्या होते हैं, सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, वॉल्यूम न्यूक्लियस का क्या है, एंड इज ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। की रेडियस कितनी होती है, 10⁻13 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या लिखा था, 10⁻15 मीटर। -15 मीटर लिखो चाहे -13 सेंटीमीटर लिखो, दोनों क्या होती है, एक ही। क्या मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं, -15 सेंटीमीटर, सॉरी -15 मीटर, वो देखो लिखा है। रेडियस कितनी लिखी है, 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर, मीटर में लिखा। क्या हम उसी को -13 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 मीटर की जगह क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻2, और 2 जब इससे जुड़ेगा, -15 में +2 जोड़ो, हाँ -13, 1 में 1 जोड़ो, तो 1 में -1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, तो बहुत बढ़िया, 1 में -1 जोड़ो, कितना, और 1 में -1 घटाओ, देखो नहीं, बहुत सारे जवाब मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक बार में जो बोलो, हाँ जो बोलो उसको करके दिखाओ ना, तो हो जाएगा। जैसे 1 में 1 जोड़ो, कितना आएगा, 1 में 1 घटाओ, कितना आएगा, 0। 1 में जोड़ दो, कितना जोड़ो, -1, तो भी आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, 1 में माइनस घटा दो, कितना, -1, कितना आएगा ये, 1 + 1 बराबर 2। ये आपको सुना है, सिखाया भी गया, जल्दी सिखाया गया क्या, किस क्लास में सिखाया, 12वीं क्लास में, चलो ठीक है। अच्छा, तो रेडियस ऑफ एटम हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
10 की पावर -10 और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या पड़ा था 10 की पावर -15। लेकिन ये जो यहाँ लिखा है मीटर में लिखा है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर और एटम का कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। बताओ कितने गुना आएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 मतलब एक के बाद कितने जीरो 5, 5 जीरो मतलब उसमें बताओ 1,00,000। तो कितने गुना है एक। कौन ज्यादा है एटम की न्यूक्लियस, किससे न्यूक्लियस से। कितने गुना ठीक है 1,00,000 गुना ज्यादा। आगे द रेडियस ऑफ द एटम इज 10 की पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अब आगे जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसको देखो। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। बताओ बच्चों मास नंबर किसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा R नॉट A की पावर 1/3 सेंटीमीटर। वेयर R नॉट क्या है बताओ एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है 1.33 इंटू 10 की पावर -13। किस भाषा में सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। और जिसमें से जो बड़ा वाला आर है वो क्या है रेडियस ऑफ द। आगे बढ़ते हैं देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक खाली जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और इस पार्ट में क्या होते हैं क्या आपके मन में कोई एटम की छवि बन पाई अभी तक नहीं जो रदरफोर्ड ने बताया उसके हिसाब से। उनके हिसाब से क्या एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बड़ा होता है कि छोटा कितने गुना छोटा 1 छोटा। और उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस। आगे बढ़ते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is always equal to number of proton present in the nucleus। तो एटम में जितने क्या प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन। शब्द क्या है इसकी बताओ एटम कैसा होना चाहिए न्यूट्रल होना। फिर आगे अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला है द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज नहीं उससे पहले as the nuclear part of the atom is responsible for the mass of atom, the extra nuclear part is responsible for volume। तो मास के लिए कौन जिम्मेदार है न्यूक्लियस। मास सारा किसके पास है और न्यूक्लियस से बाहर की जगह किसके लिए जिम्मेदार है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम ऑफ द एटम इज अबाउट 10 की पावर 15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा बताओ हम लोगों ने रेडियस में कितने गुना का फर्क देखा 10 की घात 5 10 की पावर 5 भी तो था। बताओ एटम का शेप क्या है एटम किस शेप का होता है गोल है स्फेरिकल। स्फेयर जानते हो आप जैसे फुटबॉल। तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ 4/3 पाई आर। तो रेडियस में 10 की घात 5 गुना का फर्क है तो वॉल्यूम में 4/3 आर क्यूब करना पड़ेगा। तो रेडियस में कितने गुना का डिफरेंस है 10 की पावर 5। तो अगर 10 की पावर 5 का क्यूब करोगे तो कितना है 10 की पावर 5 का क्यूब 10 की पावर 15। वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा 10 की पावर 15 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का एरिया 4πr। अब इस बार अगर पूछा जाए एरिया में कितने गुना का फर्क होगा तो एरिया में क्यूब करना है कि स्क्वायर 10 की घात 5 का स्क्वायर बताओ हाँ 10 की घात 10। तो देखो रेडियस कितने गुना होती है 10 की पावर 5 टाइम्स एरिया 10 की पावर 10 टाइम्स वॉल्यूम 10 की पावर 15 टाइम्स। अच्छा ये बताओ कि 10 की पावर 5 टाइम्स को और क्या बोलते हैं 1,00,000 कितने गुना बोलते हैं। तो एरिया कितने गुना हो जाएगा 10 की पावर 10 टाइम्स और वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा 10 की पावर 15 टाइम्स।
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट विद हाई स्पीड। क्लोज्ड ऑर्बिट में चलते हैं और किसमें चलते हैं? हाई स्पीड में। द मॉडल वाज सिमिलर टू सोलर सिस्टम। ये मॉडल किसके सिमिलर है? सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? ये सूर्य और ये पृथ्वी। ये बताओ कि सूर्य क्या पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? अच्छा, कौन लगा रहा है इसके चारों तरफ? सूर्य के। तो जिस प्रकार पृथ्वी के नहीं, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के। उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि यह मॉडल सोलर सिस्टम से मैच करता था, इसलिए कुछ लोग इसको सोलर मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें लिखा गया था न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग द सन। न्यूक्लियस की तरह कौन है? सन। और उसके चारों तरफ घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहे हैं कि इनके फेलियर का कारण क्या? अब किस पे आते हैं हम लोग? कॉज ऑफ फेलियर। क्या रदरफोर्ड का मॉडल आज भी माना जाता है? नहीं माना जाता। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हर आदमी की जिंदगी में हम उन्हीं को याद करते हैं जो कम से कम एक बार ढंकी कहते हैं। बताओ डाल्टन ने क्या ढंका कहा था? दुनिया में जो कुछ बनाया हुआ है, थॉमसन ने क्या ढंका कहा? जितना प्लस उतना। वैसे ही रदरफोर्ड ने भी एक बात ढंकी कही। वो उन्होंने कहा कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड की खोज किस बात की थी? न्यूक्लियस। तो उन्होंने न्यूक्लियस खोजा। न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर में। क्या सारा मास उसी के पास है? उसका साइज छोटा है कि बड़ा? कितने गुना छोटा? 1,00,000 गुना छोटा। एरिया कितने गुना? 10,000। इस तरह का एक सवाल लिख दिया है। क्यों? ये वाले जो सवाल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अभी इसकी बात बताएंगे। देखो उनके साथ समस्या ये आई कि न्यूक्लियस बीच में रखा गया। ये तो पता चल गया था यहाँ प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज। उनके टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई। इन्हीं के बाद न्यूट्रॉन को खोजने की बात आई। अब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रखना था। इलेक्ट्रॉन क्या करना था? कहीं ना कहीं रखना था। तो रदरफोर्ड जहां भी इलेक्ट्रॉन रखते थे, इलेक्ट्रॉन खींच के इधर ही चला आता। इन दोनों में कौन सा फोर्स है? आकर्षण की प्रतीक आकर्षण। इसको यहाँ रख दो कि घूम के यहाँ जाए। और नहीं, क्यों नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मतलब उनके पास प्रॉब्लम आई। किसके पास? रदरफोर्ड जानते थे ना एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको ये पता चल गया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर सेंटर पे है। तो अब ये जब भी इलेक्ट्रॉन को कहीं रखने का सोचते थे तो इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ जाता था? यहाँ। तो अब इनके मन में आया कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि इनमें अट्रैक्शन भी रहे और ये इधर भी ना आए। तो तुम किसी को खींचो और वो तुम्हारी तरफ ना आए। इसका जुगाड़ मैंने आपको बताया था। क्या जुगाड़ बताया था? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप उसे नचा दें। जैसे आपको मैंने बताया था कि आप छोटे बच्चे को पकड़ लें। छोटा बच्चा देखा ही नहीं तुमने आज तक, है ना? तो एक छोटा बच्चा ले लो, उसको क्या करने लगो? घुमाने में। क्या आप हर समय उसे खींच रहे हैं? आप खींच रहे हैं, मैं साबित कर दूंगा बाद में। क्या आप उसे खींच रहे हैं? लेकिन क्या वो बच्चा आपके मुंह पे ही चला आता है? बच्चा तो नहीं रहता। जबकि आप लगातार उसे क्या कर रहे होते? खींच रहे हो। तो आप कहोगे सर हम नहीं खींचते हैं, तो साबित कर देंगे। कैसे? छोड़ दो। छोड़ोगे तो किधर जाएगा? उधर ही जाएगा ना। इसका मतलब तुम उसे क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। तो हम उसे खींच रहे हैं लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आ रहा है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? नचा। रिवॉल्यूशनल कॉन्सेप्ट यहीं से आया। इसको घुमा देते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा था? एक सवाल, हाँ, एक क्वेश्चन लिखो। टू एटम्स X and Y. Two atoms X and Y have
2 atoms X and Y have आठ एंड 125 रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? सम्मान से? नहीं नहीं, क्रमशः। क्रमशः मतलब x का कितना होगा 8 और y का 125। ये नहीं कि रेस्पेक्ट के साथ इनका 8 और 125। Two atoms X and Y have mass number 8 and 125 respectively. Find, तो आप पता करके बताएं। Find the ratio of, find the ratio of, तो पहला रेशियो किसका निकालोगे? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर न्यूक्लियस। अच्छा, दो लोगों का न्यूक्लियस है तो बहुवचन में इसको न्यूक्लियाई लिखते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या है? न्यूक्लियाई। दूसरा, रेडियस के अलावा आपको निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर न्यूक्लियाई। तीसरा निकालना है रेशियो ऑफ एरिया, नहीं इस बार वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ देयर न्यूक्लियाई। चौथा है which has larger nucleus। लार्जर मतलब इसके पास बड़ा न्यूक्लियस है। तो दीज आर द 4 क्वेश्चन। सभी लोग अपनी कॉपी में करें, मैं आके चेक करूंगा अभी। कुछ ना कुछ आपको जरूर इसमें लिखना है, चाहे कुछ भी लिख दो, नहीं तो ऐसे ही कोई लिखो, अपना नाम भी बार बार चाहे लिख दो। लिखेंगे सभी लोग कुछ ना कुछ, किसी की कॉपी शून्य पे सवार ना रहे। किसी का कुछ आंसर आया? तो हम लोग सबसे पहले ना लास्ट वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे एक्स और वाई में से किसका न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा होगा? इसका वाई। इसका हम जवाब लिखेंगे वाई हैज लार्जर न्यूक्लियस। वाई के पास न्यूक्लियस क्या है? लार्ज। कारण क्या है? क्योंकि बिकॉज हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो उससे हमें पता है जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा। एक का 8 है, एक का 125 है, किसका ज्यादा है? 125 वाले का, तो हम कहेंगे वो ज्यादा है। अब हम यहाँ रेडियस का रेशियो निकालते हैं। तो रेडियस हमें पता है रेडियस ऑफ एक्स अपॉन रेडियस ऑफ वाई बराबर ए ऑफ एक्स की पावर 1/3 अपॉन ए ऑफ वाई की पावर। एक्स का एटॉमिक कितना है? मास नंबर 8 का पावर क्या लिखेंगे? 1/3, और यहाँ पर 125 का पावर 1/3।
ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 5। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, आर, क्या लिखा जाए, आर कौन बड़ा था इसमें, वाई बराबर 5/2 आर एक्स, 2.5 गुना बड़ा। कितने गुना है, ये तो मेरा आंसर हो गया। लेकिन हमसे रेशियो पूछा गया था, तो हम रेशियो में आंसर क्या करेंगे, 2/5। हमारा यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 2/। अब अगली बात है, रेडियस का रेशियो तो बता दिया, एरिया का पूछ रहे हैं। तो एरिया और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, आपको पता है, एटम स्फेरिकल है, ये नहीं जानते हो क्या, और न्यूक्लियस भी कैसा है, स्फेरिकल। इसका एरिया कितना होगा, 4πr²। इसमें से ये तो कांस्टेंट, तो एरिया और रेडियस में क्या रिश्ता है, स्क्वायर का। जब इसका रेशियो आ जाए तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का कितना होता है, 25। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 4/25, स्क्वायर कर दिया। अच्छा बताओ वॉल्यूम में क्या करें, स्क्वायर करें कि क्यूब, क्यूब कर दें। किसका क्यूब करें, इसका। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और इसका 125। इसका आंसर हो जाएगा 8/125। 8/125, ठीक है। तो अब रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल क्या आज वही लेटेस्ट मॉडल है, तो जवाब है नहीं। मतलब कुछ तो इन्होंने भी गड़बड़ कहा होगा जो कि आज साबित नहीं होता है, मतलब उसमें गड़बड़ हो गई। तो इन्होंने क्या गलत कहा, अब हम उसमें जानेंगे कि इनका ड्रॉबैक क्या था, फेलियर क्या था रदरफोर्ड। अच्छा बताओ रदरफोर्ड ने किसका मॉडल फेल किया, कैसे फेल कर दिया है, अल्फा नहीं, रदरफोर्ड ने क्या चीज, एक तरह का रिजल्ट आया कि एक तरह से ज्यादा, एक तरह से ज्यादा, इससे साबित हो गया यूनिफॉर्म नहीं। अब रदरफोर्ड के भी जीवन में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का नाम था मैक्स बेल। कौन से बेल, इन्होंने कहा कि चार्ज जो है, चार्ज क्यू इज द चार्ज, अगर ये रुका रहे, स्टैटिक, अपनी जगह पर क्या करे, रुका रहे, तो इससे सिर्फ एक ही फील्ड निकलती है, और वो फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले दिन फील्ड पर चर्चा हुई थी, मतलब फील्ड के बारे में चर्चा पहले दिन नहीं हुई थी क्या, पहले दिन क्या बताया था फील्ड के बारे में, कि इस कमरे में चेक करना हो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो क्या करेंगे, चुंबक ले, फोर्स लगा तो फील्ड है, नहीं लगा तो फील्ड नहीं है। तो रुका हुआ चार्ज कौन सी फील्ड देता है, इलेक्ट्रिक। जब ये चार्ज मूविंग हो जाता है, यानी चलने लगता है, तो ये इलेक्ट्रिक तो पहले से ही दे रहा था, और साथ में और कौन सी फील्ड आने लगती है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। इसको लिखते हैं ई वेक्टर से, और इसको लिखते हैं बी वेक्टर से। अच्छा चलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका है कि आप कांस्टेंट स्पीड से चलें, और एक है कि वेरिएबल स्पीड से चलें। क्या आपने त्वरण का नाम सुना, एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन, सबसे पहले किस क्लास में पढ़ाया जाता है, 9th में एक्सेलरेशन पढ़ाया जाता है। अच्छा हम लोगों को 11वीं में पढ़ाया गया था। अच्छा एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कब पढ़ाया जाता है, नर्सरी में कह देना, ठीक है। मान लो मैं अपने घर से चला, कहां से चला, मोटरसाइकिल से चला, मेरे मोटरसाइकिल की रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रफ्तार है, 20 किलोमीटर। ये है चाल, यह क्या है, चाल। और मैं कोचिंग जहां आता हूं वो 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोचिंग मेरे घर से कितनी दूर है, 80 किलोमीटर। तो यह क्या हो गया, बताओ मुझे कितना समय लगेगा, कैसे पता कि 80/20 बराबर 4। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि मैं अपने घर से मोटरसाइकिल, आपने मोटरसाइकिल देखी, सब लोगों ने जीवन में कोई ना कोई ऑटोमोबाइल जरूर देखा होगा जो स्वयं से चलता है, ऑटोमोबाइल, चाहे मोटरसाइकिल, स्कूटी, या कहीं नहीं तो कुछ गाड़ी वाड़ी चलते देखा हो, उसमें स्पीडोमीटर लगा है।
वो भी नहीं देखा गया, कांटा लगा है आजकल एलईडी में चलता है। क्या ऐसा संभव है कि घर से 20 लिख दे उस पे और फिर 20 से चलते चले जाए, चाहे सामने कोई है, हम ना तेज होंगे और ना, पूरी सड़क खाली तब भी हम 20, और सामने कोई आ गया तब भी हम 20। क्या ये रफ्तार चलने की रियल लाइफ में होती है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति चल ही नहीं सकता है। लोग घर से चलते हैं किस रफ्तार से? 20 से। फिर बीच में हाईवे मिल गया तो रफ्तार 80, और सामने तुरंत कुत्ता आ गया तो रफ्तार 0 हो जाता है कि नहीं? और फिर उसके मुंह फैला के अपना मैं मोटरसाइकिल लेंगे, सब होती रहती घटना। तो क्या हम एक रफ्तार से चलते हैं कि बदलती रफ्तार? अब मैं आपसे सवाल दूसरा पूछता हूँ। मेरे घर से कोचिंग है 80 किलोमीटर दूर। कितनी दूर? मेरी रफ्तार घर से निकलने के बाद 20 थी, बीच में 30 हुई, बाद में 40 हुई, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, फिर मौका मिला 100 भी एक बार छू गए, फिर इसके बाद 0 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर हम कोचिंग आ गए। बताओ कितना समय लगेगा? अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि सर दूरी तो पता है लेकिन आपकी चाल एक समान नहीं है। जब चाल बदल जाती है, जब चाल क्या होती है? बदल जाती है, तो हम कहते हैं आपके अंदर त्वरण आ गया। क्या आ गया आपके अंदर? एक्सेलरेशन आ गया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अपॉन टाइम, वेरिएबल स्पीड। एक समान की स्पीड रहेगी, वेरिएबल वेरिएबल। तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, वहां पर इस फॉर्मूले चाल बराबर दूरी बटे समय का उपयोग नहीं कर सकते। तो चलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक है मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो 20 वाली रफ्तार से चलना, और एक है एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड। अब मुझे बताओ एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? स्पीड सेम रहेगी, बदलती हुई। इसको लिख सकते हैं बदलती स्पीड। तो अगर चार्ज बदलती स्पीड से चलने लगा, यानी एक्सेलरेशन से चलने लगा, तो इससे निकलने लगेगी ईएम वेव। कौन सी वेव निकलेगी? ईएम। ईएम वेव का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी है। वो क्या है? एनर्जी। एक उदाहरण है इसका लाइट। लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन्होंने कहा कि चार्ज अगर चलने लगा, चार्ज अगर चलने लगा और स्पीड बदलती रहे, तो उससे कौन सी वेव निकलती रहेगी? ईएम वेव। और अगर ईएम वेव निकलेगी तो फिर उन्होंने उनको बुलाया, किसको? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से कहा बताओ अपना मॉडल। रदरफोर्ड ने शुरू किया। क्या क्या बताया होगा तो रदरफोर्ड ने? उन्होंने बताया होगा कि एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, जिसमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में है। फिर जैसे ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा। देखो यहां तक मॉडल सही है, यहां तक मॉडल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को किसने डिफाइन किया था? रदरफोर्ड ने। जैसे ही इन्होंने चक्कर लगाया, बदल गए। तो अगर बदलती रफ्तार से यानी एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी। और एनर्जी निकलेगी अगर, तो फिर ये थकता जाएगा, पस्त होता जाएगा। भाई आपसे ऊर्जा का लॉस हो रहा हो, बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन कब तक चक्कर लगाता रहता है? जब तक सूरज चांद धरती है, जितने एटम है सब में कौन चक्कर लगा रहा है? धरती कब से चक्कर लगा रही है? जब से धरती है। कभी आपने नहीं सोचा कि धरती थक जाए? भाई आपको चक्कर लगाना हो तो आप थक नहीं जाओगे, कि आप एनर्जी का क्या करते हैं? लॉस। तो इन्होंने पूछा कि अगर एनर्जी का लॉस करेगा तो यूं 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 करते करते एक दिन आके कहाँ गिरेगा? ये बात जैसे रदरफोर्ड से पूछी गई, रदरफोर्ड दुखी हो गए। रदरफोर्ड क्या हो गए? उन्होंने सोचा कि इतने सोने की फॉइल बनाई और इतनी गोली चलाई, लेकिन अंत में मेरा मॉडल भी क्या हो गया? फेल। किसने फेल किया? कौन सा फेल? अब मैक्सवेल बहुत खुश थे। मैक्सवेल क्या थे? रदरफोर्ड का मॉडल हम फेल कर ले गए। बताओ रदरफोर्ड अपने मॉडल में क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या नहीं बता पाए? स्टेबिलिटी कि एटम अपने आप को स्टेबल कैसे रखेगा। ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है,
ये भी ठीक है कि ये दोनों यहाँ प्रेजेंट है, पर ये घूमेगा कैसे? और अगर ये घूम रहा है तो एक ना एक दिन आके कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में, जैसा कि होता नहीं है। तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अच्छा, जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो इसमें से निकलेगी क्या? एनर्जी। एनर्जी निकलेगी कि नहीं? और वो एनर्जी लगातार निकलेगी, क्योंकि क्या है, लगातार नीचे आ रहा होगा, तो लगातार ही क्या रिलीज कर रहा होगा? एनर्जी। लेकिन सच में जो एनर्जी निकलती है एटम से, वो लगातार नहीं निकलती, बीच बीच में निकलती है। लगातार नहीं निकलती, बल्कि कहाँ निकलती है? बीच बीच में। कभी निकली और कभी नहीं निकली। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था लगातार, लेकिन लगातार होता नहीं। इस बात को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन वो कैसा निकल गया? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आपसे पूछा जाए रदरफोर्ड के फेलियर के तो एक प्रमुख कारण बताएं, तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों नहीं स्टेबिलिटी बता पाए? क्योंकि मैक्सवेल के हिसाब से अगर चार्ट चलता हुआ घूमेगा तो क्या लॉस करेगा? एनर्जी। और अगर एनर्जी लॉस करेगा तो एक दिन कहाँ गिर जाएगा? लेकिन आज भी हम रदरफोर्ड को याद करते हैं। बताओ क्यों? हाँ? क्योंकि उन्होंने एक बार ढंग की थी, क्या? न्यूक्लियस। पर आप देखो धीरे धीरे आपका एटम तैयार हो रहा है कि नहीं? कोई कुछ बताया, कोई कुछ, ऐसे थोड़ी थोड़ी जानकारी से एक दिन हमारे पास क्या? संपूर्ण एटम का क्षेत्र। अभी तक की जानकारी के हिसाब से क्या क्या पता चला? सबसे पहला, संसार में जो कुछ भी बना है वह एटम स्वयं किससे बना है? इलेक्ट्रॉन। बताओ न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बैठ के जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का नाम किसने दिया है? तो एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर सवाल पूछ लिया जाए थॉमसन का सबसे फेवरेट फल कौन सा था? क्या दोगे? तरबूज कहते हैं कि तरबूज? तरबूज कहते हैं। तो तरबूज खा के उन्होंने क्या सोचा कि एटम भी तरबूज जैसा है, जो खाओ वैसा ही दिखने लगा। तरबूज में जो सीड थे वो क्या थे? पूरा पॉजिटिव वाला क्या था? लेकिन उनकी गड़बड़ी ये निकल गई। अच्छा, क्या उन्होंने कोई काम की बात की? क्या काम की बात? प्लस he was able to explain the overall neutrality of the atom. After him, उन्होंने कहा कि एटम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समझते हो? पूरा मास कहाँ है? पूरा मास कहाँ पर है एटम में? सब जगह फैला हुआ है। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड। कौन से फोर्ड? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सामने कौन सी फॉइल लगाई थी? और गोल्ड फॉइल लगाने के बाद फिर उन्होंने क्या क्या गोली चलाना? कौन सी बंदूक थी? 20,000 गोली में से 18,800 गोली तक तो ठीक था, लेकिन 18,881वीं गोली, वो बताओ अल्फा पार्टिकल जो था, अल्फा वाली गोली, वो फॉइल पे लगी कि सीधे थॉमसन के दिल पे लग गई? थॉमसन के दिल पे लगी। क्यों लग गई बताओ? क्योंकि क्या उसका परिणाम भिन्न आ गया? और परिणाम भिन्न आने का मतलब क्या है? दो तरह के रिजल्ट है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट कहीं से चला गया। और अब की दृष्टि में यदि हम एटम को देखें तो हम देख पाते हैं कि एटम में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस की परिकल्पना किसने बताई? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस का साइज क्या है? न्यूक्लियस का साइज -15। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियस का साइज क्या है? -15। बोलो। 10 की पावर -15। गुड। न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15। न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15। एटम का साइज अब मैं एक और सवाल पूछूंगा, क्या सभी एटम का साइज एक समान या अलग अलग? सबके न्यूक्लियस का साइज अलग। तो किसका न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा होगा?
ये बात होगी। अच्छा कितना बड़ा होगा, रेशियो अगर ढंग का होगा तो क्यूब रूट करके निकाल। इसके बाद फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ गड़बड़ी आई। रदरफोर्ड ने एक बात तो सही कही कि न्यूक्लियस होता है, आज भी हम मानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या गलत कर दिया, उनकी जिंदगी में आग लगाने के लिए कौन आ गया? आपने अगर किसी की जिंदगी में आग लगाई तो बस सबर रखें, क्या रखें, एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में भी आग लगाने कोई आएगा। कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, आज मिलेगा या तो कल मिलेगा। तो बताओ कि रदरफोर्ड ने किसकी जिंदगी में आग लगाई? आर्मस्ट्रांग। और रदरफोर्ड की जिंदगी में आग लगाने कौन है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा चलता हुआ चार्ज कौन सी वेव निकालेगा? ईएम वेव। और ईएम वेव ऊर्जा को नष्ट करती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन यदि सतत ऊर्जा का ह्रास करेगा तो एक दिन आके कहाँ गिरेगा? नाभिक के अंदर। If the electron will continuously lose the energy, it will ultimately fall into the nucleus. Spiral orbit में चलेगा और अंत में कहाँ गिरेगा? इस बात पे रदरफोर्ड बहुत दुखी हो गए और एक किनारे जाके बैठ गए। सामने पूरी सभा लगी थी, कई सारे वैज्ञानिक थे, और मैक्सवेल मंद मंद मुस्कुरा रहा था अपनी विजय पर। कौन मुस्कुरा रहा था? और फिर रदरफोर्ड ने ईश्वर को याद किया कि हे परमेश्वर, मैंने तो उसका झुमका भी गला के ये एक्सपेरिमेंट किया था। किसका झुमका? मिसेस रदरफोर्ड का। और आज मैं हार रहा हूँ, किसी को भेजो। आग लगाती बिल्कुल जीवन में, है ना? किसके जीवन में? कैसे लगाई, क्या लगाई, इसके लिए हम अगले में उदास बैठा। कौन मंद मंद मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा रहा है अपनी विजय पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आप परमात्मा को सच्चे मन से याद करें तो आपकी मदद करने के लिए वो किसी न किसी को फरिश्ता जरूर आता है। क्यों? तो फरिश्ता आ रहा है, बस सीढ़ी से चढ़ रहा है, चौथे फ्लोर पे। कौन है फरिश्ता? वो आ रहा है। अब कौन आएगा? आज ही आएगा कि अगले एपिसोड में? जानने के लिए फिर देखते रहे इसी टाइम की इसी चैनल। और सो के आया करो। कुछ आदमी ऐसे घूम रहे हैं कि मैं डर लगने लगता है। हालांकि मौसम ऐसा है जो कुछ कहता नहीं, और अभी आपकी उम्र बहुत कम है और आप स्कूलों में ज्यादा पढ़ वढ़ के आए नहीं, तो करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा कंट्रोल करके घूमो, गर्दन वर्दन में मोच ना आए, सारी में ऐसे करके। अच्छा मुंह भी अजीब टाइप का बनाते हैं, ऐसे देखते देखते यहाँ पलटने लगेगी। तो प्लीज हैव कंट्रोल ओवर दिस। थोड़ा सा बीच बीच में पानी पीते रहे। और काम आसान तो है नहीं, काम कैसा है? कठिन। नींद आएगी, भूख लगेगी, ये सब परेशानी तो होगी। इजी होता तो हर आदमी ना कर लेता। इसलिए धैर्य रखें और मेहनत करते रहे, घूमे लेकिन थोड़ा कम, और रात को मोबाइल कम चलाए तो। नहीं तो रात में नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? घूमने का समय कब है? रात में तो तुम जो है मोबाइल पे घूम रहे हो, दिन में क्या करोगे? मुझे उम्मीद है कि जितने लोग सो रहे थे वो समझ रहे होंगे कि मैं कहने कह रहा हूँ। अच्छा मास्टर की आंखें बड़ी तेज होती, तुम अगर ये सोचते हो कि तुम ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लोगे, वहाँ संभव। मैं बीच में डिस्टर्ब इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि नया नया समय है, जवानी में नींद ज्यादा आती भी है। तो संतुलित करने के दो तरीके हैं। ऑन अ सीरियस नोट, यू कैन कंट्रोल इट बाय टू वेज। द फर्स्ट वन इज टू ईट लेस। ईट लेस को हिंदी में कहते हैं कम खाओ, यहाँ तक भर के पूरा ना खाओ। अगर एकदम भर के, अच्छा एक साल कम खाए तो क्या होगा? क्या हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी? क्या शरीर बनाने के लिए अगला साल नहीं मिलेगा? तो बहुत, अब इतना भी कम ना खाओ कि आधी रोटी खा के इतने को मास्टर ने कहा था कम खाओ, तो बेहोश भी हो गए गिरे। समझ रहे हो? सम्यकता होनी चाहिए। ये भी नहीं कि आज पनीर बनी है कि वो, या आलू का पराठा बना है वहाँ, कुछ संतुलित आहार है मेरे में। और दूसरा क्या जरूरी है? मोबाइल का उपयोग रात्रि में 10 बजे के बाद ना, उसके बाद फिर क्या
यहाँ लगा के सीधे वहाँ पश्चाताप इतना ज्यादा होगा। All this happens. So please don't sleep. Have a little bit of concentration, more concentration. Slowly we will tune into this. और जितना पढ़ाई करोगे उतना ही इसमें मन लगेगा, और नहीं लगेगा मन तो फिर धीरे धीरे आप क्लास छोड़ना सोना ये सब तो सभी कर देंगे। समझ गए? मैं आपको बीच में डिस्टर्ब, क्योंकि सोना आपका नैतिक अधिकार है। फीस देते और दिन भर सोते रहे तो कैसे मुझे कोई तकलीफ होगी? मानवता के नाते थोड़ी हो सकती है कि लड़का थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन आपने फीस एक बार दे दी तो इसका मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप सो सकते हैं बढ़िया। अगर एसी में चलो उधर किनारे बैठ कर, मैं किसी की नींद में बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहता। जिंदगी किसके दांव पे लगी? हमारी कहे पे दांव पे लगी? हमारा तो हो गया, हमारा तो सेफ साइड में, आपकी दांव पे लगी। जिसके पापा का पैसा लगा है तो चिंता ज्यादा किसको होनी चाहिए? हमें कम होनी चाहिए। तो आपको ज्यादा सतर्क होना, क्या बोलते हैं उसको, सतर्क रहना चाहिए। तो उल्टी गंगा नहीं बहेगी हमारी तरफ से, हम सतर्क रहें। सतर्क रहें और क्या रहें? देखते रहें। चलो तो अगली क्लास में कौन सा मॉडल शुरू करेंगे? और क्या होगी? ओके, थैंक यू।